हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो कैसे अपन लोग इसको कंप्लीट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला जो अपन लोग यहाँ पे मॉडल पढ़ने वाले हैं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जाने की है जो थॉमसन मॉडल है, ये थॉमसन है कौन। तो ये थॉमसन वही है जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, राइट। तो थॉमसन ने बड़ा ही सिंपल सा मॉडल लिया, कोई टफ मॉडल नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा मॉडल दिया। मॉडल क्या है वो देखिए अब आप लोग। थॉमसन ने बोला, अब पहले अगर अपन इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डाल्टन वाज द ओनली साइंटिस्ट, डाल्टन ही अकेला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि एटम स्ट्रक्चरलेस होता है। बाकी सभी साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ अपना मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, वो गलत था, वो सही था, उसको जानने की कोशिश की गई, रिसेंट डेवलपमेंट्स होते गए और डेवलपमेंट के बाद हमें पता चलने लगा। जैसे आप देखिए, आप लोग अभी 11th क्लास में आए हैं, है ना बच्चों। तो अब आप देखो, आप लोग ये तो जानते हो ना, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, यू नो अबाउट इट। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना जो एटम की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। यू हैव गॉन थ्रू सम रिसर्च, यू हैव गॉन थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स, तभी तो आपको पता चला होगा कि एटम जो अपन को दिखता भी नहीं, उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है। यस और नो। तो ये थ्योरी किसी ने तो डेवलप की होगी ना। तो हु वर दिस, मतलब उन साइंटिस्ट के नाम क्या थे, हु वाज दोस साइंटिस्ट, कौन थे वो। तो अपन उनके बारे में जानेंगे आज, उनकी थ्योरीज के बारे में जानेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने से उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज देखो, इट इज अ थियोरेटिकल पार्ट। बेसिक टर्म्स में सोचा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं हम लोग। अब हम हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, अब बोले ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हिस्ट्री पढ़ने की, हिस्ट्री तो छोड़ के आए सर, तभी तो साइंस लिए हम लोगों ने, नहीं तो हम हिस्ट्री पढ़ लेते। तो देखो एक बात समझो, आज के 10 साल बाद जब आप किसी ग्रुप के साथ अपनी रिसर्च कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग अपने ग्रुप्स के साथ अलग अलग जगह पर रिसर्च कर रहे होंगे दुनिया में, तो मान लीजिए कि आपने से एक ऐसा मॉडल बना दिया जो पहले से बना हुआ है, थॉमसन का ही मॉडल बना दिया कि एटम ऐसा होता है जैसा थॉमसन ने बताया। तो आपका मॉडल और थॉमसन का मॉडल अगर सेम हो जाएगा तो जो आपने काम किया है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपने जो काम किया है वो आपके नाम से नहीं जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बनाया जा चुका है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों को जो काम करना है वो सारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स को जानते हुए करना है। मतलब प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स आपको पता होंगे तो आपको मालूम होगा कि यार ये काम तो हो चुका है, इसमें ये कमियां रह गई थी, इस वजह से मुझे नया और बेटर और साइंटिफिक रिसर्च करके देनी है जो आज के टाइम पे सारी अवेलेबल थ्योरीज को प्रूव कर सके, सारी अवेलेबल थ्योरीज को राइट प्रूव कर सके, राइट। इसीलिए हम लोग इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री जानने की जरूरत है कि यहाँ पर एक एक मॉडल को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। बड़े सिंपल से मॉडल्स हैं, आप लोग जानते हैं इन मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एटम जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। एटम गोलाकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एटम तो गोलाकार है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है इस गोले के अंदर है क्या। तो देखो, जो रिप्रेजेंटेशन अपन को बताया गया है वो रिप्रेजेंटेशन है कि एटम के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, कोई एक लोकेशन नहीं है, यहां पे होगा, यहां पे होगा, सब तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस एटम के अंदर रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहीं पर नेगेटिव आयंस मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। तो नेगेटिव आयंस हैं क्या, ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं इन्हीं को अपन लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, राइट। ये इसका बेसिक मॉडल है। इसने ये कहा कि एटम कैसा होना चाहिए, वेट अ मिनट, एटम कैसा होना चाहिए,
एक एक स्फीयर के जैसा होना चाहिए, जिसमें, मेरी बात समझिएगा, जिसमें आउटसाइड पेरिफेरी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, राइट। तो देखो आप यहां पे लिख लो इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एटम ने, जो मतलब इसने थॉमसन ने अपन को बताया, जे थॉमसन ने, तो देखो पहला मॉडल जो है, ये मॉडल है कैसा, ये मॉडल है, इसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं, और चाहे तो हम लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। देखो जब आप वाटरमेलन की बात करते हो तो वाटरमेलन जो है, मेरी बात समझिएगा, वाटरमेलन जो है उसके अंदर बीज कहाँ कहाँ पे होंगे, उसके अंदर में सीड्स कहाँ कहाँ पे होंगे, आर यू एबल टू गेट दोस लोकेशंस? नो, जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। दैट मीन्स, और अगर आपसे पूछे कि एक रैंडम आइडिया दे दो, मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हर जगह हो सकते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यू विल बी सेइंग लाइक दिस, आप ऐसे ही तो बोलोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वाटरमेलन के जैसा एटम होता है, राइट। प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है, पुडिंग जो है वो एक तरह से ऐसा मान लो कि एक केक जैसा है ना। क्रिसमस पे जो केक बनाया जाता है उसके अंदर में हम लोग बहुत सारे प्लम मिक्स करते हैं। प्लम इज अ फ्रूट बेसिकली, है ना, तो फ्रूट के छोटे छोटे पार्ट जो है वो हम उसके अंदर में मिक्स करते हैं। तो अब आपने मिक्स कर दिया, उसके बाद आपको पता थोड़ी चलेगा कहाँ पे मिक्स किया है, वो तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है, बट आपको नहीं पता। मान लीजिए आपने मिक्स किया, ऐसा ऐसा घुमाया, वो नहीं मिक्स हुआ तो एक ही जगह रह गया। हो सकता है वो मिक्स हो गया हो, कुछ थोड़े दूर तक फैल गए हो, कुछ नहीं फैले हो। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल है और वाटरमेलन मॉडल है। इसके अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एटॉमिक मास of an atom is uniformly distributed in the atom। लास्ट क्लासेस तक हमने क्या पढ़ा है कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक मास का मतलब होता है, कुछ पढ़ा है ऐसा अपन लोगों ने, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पढ़ा है क्या कुछ ऐसा लास्ट क्लास तक बेटा? डेफिनेटली यस, राइट। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अवेलेबल एट द सेंटर ऑफ द एटम। मतलब एटॉमिक मास जो होता है वो कहाँ होता है, एक सेंटर पे लोकेटेड होता है, एक जगह पर फिक्स होता है। लेकिन थॉमसन ने क्या बोला कि एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन कौन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया इसने तो सिर्फ ये कहा कि बस इसका जो मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट बोलता है अब देखो अगला जो पॉइंट है वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। रदरफोर्ड जो है इसके बाद वाला एटॉमिक मॉडल है, लेकिन देखो इस मॉडल के आने के बाद थॉमसन मॉडल जो है वो फेल हो गया। अब अपन ये जानते हैं कि ये थॉमसन मॉडल के फेल होने की वजह क्या है ना। देखो हो सकता है फर्स्ट टाइम, पहली बार दुनिया को किसी ने बताया था कि एटम ऐसा होता है, पहली बार किसी ने बताया था, है ना। थॉमसन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस थ्योरी का फेल होने की वजह क्या क्या है वो देख लो। अब मुझे एक बात बताओ जरा, है ना, रदरफोर्ड ने जो किया वो तो बहुत ही बड़ा काम किया था। उसने तो अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया, ऐसे बहुत सारे काम किए थे उसने। बट पॉइंट इज नॉट, पॉइंट इज दैट हाउ दिस मॉडल इज गोइंग टू बी फेल्ड इन आवर जनरल कंसर्न। मैं अगर रदरफोर्ड का मॉडल ना भी पढ़ूं तो भी इस मॉडल को मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। जितनी नॉलेज 10th क्लास तक आपने गेन किया आप उसी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे,
पहला पॉइंट, क्या ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? आप लोगों ने सबने पढ़ा है एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं देन इट टर्न्स इनटू एनायन, एनायन बन जाते हैं, ऋणायन बन जाते हैं। व्हेन एन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बन जाते हैं? कैटायन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन बनते हैं, ग्रहण करने से ऋणायन बनते हैं। यस और नो? यहां तक की बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताओ कैटायन और एनायन फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको कैसे पता चल गया नहीं हो सकता? तो जस्ट इमेजिन, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ यू आर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अंदर तो नहीं आया ना। इफ वन इलेक्ट्रॉन गोज आउट फ्रॉम द एटम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाहर सरफेस पे कौन सा चार्ज है? बाहर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। वंस अगेन इट विल बी न्यूट्रलाइज, बट नो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू कैटायन। यस और नो? कंफर्म? ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, जब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैटायन एनायन तो बन ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम को कैसा होना चाहिए? यहां पर एटम शुड बी आइसोलेटेड। एटम को बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए। एटम को किसी के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? क्योंकि बॉन्डिंग करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, या डोनेट करने पड़ते हैं, या गेन करने पड़ते हैं। बट नथिंग हैपेंस इन दिस केस। जब कुछ होता ही नहीं है इस केस के अंदर में, तो एटम कैसा हो गया? आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड होने का मतलब उसको किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाना है। लेकिन इनर्ट गैस को छोड़ दें तो बाकी के सभी एटम्स फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, हाँ या ना? जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते तो मतलब बॉन्डिंग करते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, या डोनेशन करते हैं, या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। इन तीनों में से एक काम जरूर होता है। जब इन तीनों में से एक काम जरूर होता है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है कि आप ये कह रहे हो कि एटम आइसोलेटेड होता है, ये थ्योरी भी तो गलत है, राइट? अब देखो एक और पॉइंट है कि हम लोग ये जो एटम है इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बताता ही नहीं है हमको, है ना, कि भाई इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखोगे आप? इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब मेरा पॉइंट है कि ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सी स्टेबिलिटी आप लोग देखना चाह रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे जो स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने से या शेयर करने से, आप लोग सब जानते हैं कि एटम कोई भी, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एटम्स रिएक्शन ही क्यों करते हैं? किसी के साथ में भी बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाता है ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए। यस और नो? इसीलिए तो बनाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट शेल का जब ऑक्टेट पूरा हो गया उसके लिए डोनेट करता है, उसके लिए क्या करता है? गेन करता है, या उसके लिए शेयर करता है। मतलब ऐसा करके वो क्या करता है? स्टेबल बनाता है ना खुद को। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। तो इसका जब लेना देना कुछ हो ही नहीं सकता तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते, राइट? तो देखिए ये जो है ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है जो फर्स्ट टाइम किसी को मिला था, और इसके लिए मतलब फर्स्ट टाइम बताने के लिए जे थॉमसन का नोबेल प्राइज भी मिला था। बट वो अलग बात है कि वो मॉडल ही गलत हो गया था। तो बट फॉर दिस पर्टिकुलर एक छोटा सा मॉडल है जो अपन को समझ में आना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट प्लम पुडिंग मॉडल, दूसरा एटॉमिक मास के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब एटॉमिक मास का मतलब मान लो कि किसी तरह से अगर मैंने इस पार्ट को कट कर दिया, इस पार्ट में से क्या गया? कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए, कुछ पॉजिटिव चार्ज गया, तो इसका मतलब हो गया कि इसका मास क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कट करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसके हिसाब से तो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, कोई कनेक्शन बाहर से होना ही नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये मॉडल की काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। दैट इज़ वाई हम लोगों ने इस मॉडल को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। तो इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।